जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 4 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि उस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लें। न्यूज़ डिस्कशन मेरा देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़ पढ़ना भी आवश्यक है। तो जिस न्यूज़ को मैं टिक करता हूँ एटलीस्ट उसको आप लोग पढ़ लें। साथ ही साथ कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि पीडीएफ हमें प्रोवाइड कीजिए, न्यूज़ एनालिसिस में जो डिस्कस हम लोग करते हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। तो वो वीडियो के आखिर में डिस्कस कर दूंगा कि क्या इशू है वर्तमान में, तो आखिर में इस पर चर्चा कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। पैरासीटामोल, एस्पिरिन जैसी 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमत तय किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट हैं। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण ने ये कार्य किया, यानी दवा को लेकर के देश में जो एक्शन लेने का काम करती है वो करती है एनपीपीए। तो आखिर एनपीपीए क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुआ है। दूसरा जो ये काम किया गया है कि 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमत तय किया गया है, वो बेसिकली किया गया है दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत। तो दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये दो बेसिक पॉइंट है जो इस न्यूज़ से आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए, और विशेष रूप से कोरोना के समय में ये संस्था काफ़ी चर्चा में थी। कोरोना के समय में किस दवा का यूज करना है, नहीं करना है, ये सारा का सारा एक्शन लेने का काम करती थी एनपीपीए। एनपीपीए की स्थापना बेसिकली 1997 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषधि विभाग के एक कार्यालय के तौर में किया गया था। तो इसकी स्थापना आपसे पूछेगा किस मंत्रालय के अधीन हुआ है, तो ये हुआ है रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अधीन हुआ है। यह एक स्वतंत्र विनियामक है, यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका काम है कि सस्ती कीमत पे दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। ये बेसिकली इसका काम है। एनपीपीए आवश्यक दवाओं की जो राष्ट्रीय सूची है के तहत सूचीबद्ध दवाओं और उपकरणों की कीमत 10% से अधिक वृद्धि की अनुमति दे सकता है। ये एनपीपीए पे है कि किस दवा की वृद्धि होना है, नहीं होना है, ये एनपीपीए तय करती है। एनपीपीए ने ब्लड शुगर या इससे संबंधित जो भी दवाई है, ब्लड शुगर या जो अन्य दवाई है, सिर दर्द की दवाई हो गया, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई हो गया, इससे जुड़े हुए 84 दवाओं की खुदरा कीमत तय किया है। और ये कीमत बेसिकली तय किया गया है दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अधीन। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आपराधिक कानून को मुंह चिढ़ाते पर्सनल लॉ, देखिए ये इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बैकग्राउंड में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। इसके बैकग्राउंड में इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं की शादी की एज जो है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम अगर एज की शादी होती है तो उसको नाबालिग करार दिया जाता है या उस पर एक्शन लिया जाता है, कानूनी रूप से कार्रवाई किया जाता है। लेकिन यही मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसके तहत जो मिनिमम एज है वो लगभग 15 वर्ष है। और 15 वर्ष के एज में अगर कोई शादी करता है तो ये भारत की जो आईपीसी है, आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत इसको अपराध माना जाता है। यानी 375 और 76 के तहत इसको दुष्कर्म की श्रेणी में रखा जाता है जो 15 वर्ष से कम एज की उम्र में शादी करता है। पॉस्को एक्ट भी इस पर लग सकता है। तो ये दोनों चीज़ इस पर लग सकती है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको जो है इजाज़त देता है 15 वर्ष से अधिक उम्र की बच्ची जो है वो शादी कर सकती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार। जबकि हमारे अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार या
भारत के जो आपराधिक कानून है उनके अनुसार 18 वर्ष एज दिया गया है और इस 18 वर्ष को भी अब बढ़ा करके 21 वर्ष करना है। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रारी है, दोनों के बीच में द्वंद्व है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम एक इस तरह का कानून लाएं और इसी के लिए आवश्यक है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करें। तो इसके बैकग्राउंड में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में आपको ज्ञात होनी चाहिए। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम को कुलाधिपति बनाने का बिल लौटाया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा होने वाला है। पहले अगर आप मेरा ये न्यूज़ सुन रहे हैं तो मैंने चर्चा पहले किया कि ये हो जाएगा। हुआ क्या था कि बंगाल के विधानसभा में एक बिल लाया गया, जिस बिल में कुलाधिपति राज्यपाल के जगह सीएम को बनाया गया। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में जो कुलपति होता है, कुलपति मतलब वाइस चांसलर जो होता है, यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है, तो कुलाधिपति, कुलपति वाइस चांसलर होता है, यूनिवर्सिटी का हेड होता है, लेकिन उसके भी हेड होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। इसलिए कुलाधिपति राज्यपाल को कहा जाता है। नॉर्मली साधारण रूप से राज्यपाल ही किसी राज्य में कुलाधिपति होते हैं, यानी कुलपतियों के अधिपति होते हैं, यानी वाइस चांसलर के भी हेड होते हैं। लेकिन बंगाल विधानसभा में एक बिल लाया गया जहां पे कुलाधिपति राज्यपाल की जगह सीएम को बनाया गया। अब मसला ये था कि ये जो बिल लाया गया है, ये विधानसभा में जो पारित हुआ है, ये बिल तब तक अधिनियम नहीं बन सकता, तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक वो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना करे। और राज्यपाल अगर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो कानून नहीं बनेगा। तो वही यहाँ पे हुआ। ये जो बिल लाया गया है, ये बिल विधानसभा से पारित हो गया और राज्यपाल के पास चला गया और राज्यपाल ने कुलाधिपति जिसमें सीएम बनना था, इस बिल को फिर लौटा दिया। तो ये राज्यपाल के क्षेत्र में आता है कि राज्यपाल इस तरह का बिल को सरकार को लौटा सकती है, इस तरह के बिल को विधानसभा को लौटा सकती है। बेसिकली अगर इसके बैकग्राउंड में देखिएगा तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य संबंध में राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल के बारे में डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत के बुक में। और राज्यपाल के बारे में अगर कुछ द्वंद्व लिखना है तो बंगाल के इस कानून का जिक्र या इस बिल का जिक्र जरूर कीजिएगा। जब केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल की नकारात्मक भूमिका आपको दिखानी है तो बंगाल का जो ये बिल लाया गया, जिसको राज्यपाल ने खारिज कर दिया गया है या राज्यपाल ने लौटा दिया है, इसकी चर्चा जरूर आप लोग कीजिएगा। तो इस तरह से बेसिकली करेंट से जो है ना, हम अपने स्टैटिक पोर्शन को जोड़ कर लिखें तो हमको मार्क्स अधिक मिलता है। डिजिटल व इंटरनेट मीडिया पे लगाम लगाने की जरूरत। जस्टिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस का कहना है कि लगाम लगाना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहना यह भी है कि हम किसी भी तरह का फैसला जो देते हैं वो संविधान के दायरे में रख के देते हैं। हम किसी तरह का फैसला जनता के सेंटीमेंट के आधार पर नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट संविधान के दायरे में देते हैं। बहरहाल मैं इस पर डिटेल से डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत से तेजस युद्धक विमान खरीदना चाहता है मलेशिया। तेजस की अगर मैं बात करूं तो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। इसको हेल ने बनाया है। हेल मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन ये हैं आर माधवन वर्तमान में। और मलेशिया वर्तमान में इसे परचेज करना चाहता है। इसकी गति है 2376 किलोमीटर प्रति आवर। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया गया है और मैं देख रहा हूं कि विश्व के कई सारे देश इंक्लूडिंग मलेशिया इसकी मांग कर रहा है कि वो भी ये जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उन्हें दे। कृषि उत्पादों के निर्यात में पूर्वोत्तर की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर। अब देखिए, पूर्वोत्तर जो हमारा क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, वहाँ कई सारे उत्पाद होते हैं। तो हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं। उस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में पूर्वोत्तर का जो उत्पाद होता है, एग्रीकल्चर कमोडिटी होता है, उसको बढ़ाने की चर्चा इस आर्टिकल में किया गया। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे बैकग्राउंड में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति 2018। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति 2018 आया था। इसका उद्देश्य था कि कृषि निर्यात को $60 बिलियन करना, $60 बिलियन। एक वर्ष में कृषि निर्यात को $60 बिलियन करना। 2018 के समय में कृषि निर्यात हमारा लगभग $30 के आसपास होता था, $30 अरब के आसपास होता था। इसे बढ़ा करके $60 अरब करना।
यह फैसला 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने के सरकार के उद्देश्य के तहत किया गया था। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2016 में सरकार ने अशोक दलवाई समिति बनाई थी और अशोक दलवाई समिति ने की सिफारिश पे प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आया था। इसी प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम को लाने का उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना, और इसी किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कृषि निर्यात को दुगुना करने की आवश्यकता थी। इसलिए 2018 में कृषि निर्यात नीति 2018 आया था, जिसका उद्देश्य था कि कृषि निर्यात को हमें दुगुना करना है और इसे $60 अरब तक पहुंचा देना है 2022 तक में। अभी हालांकि मेरे ख्याल से $50 अरब के आसपास अभी पहुंच चुकी है हमारा एग्रीकल्चर निर्यात। कृषि निर्यात नीति से चाय, कॉफी, चावल जैसे कृषि उत्पाद को निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ साथ वैश्विक कृषि बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना भी इसका लक्ष्य था। 2018-19 में वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 22% थी, जो 2021-22 में 40% हो गई है। चावल के बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में चीन, और चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। विश्व में जितना भी चावल का निर्यात होता है उसमें 40% का शेयर भारत का है। ये निश्चित तौर पे भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है। कृषि निर्यात की चुनौती क्या है? कृषि उत्पादन में भले ही भारत का विश्व में सेकंड नंबर पे है, लेकिन कृषि निर्यात में भारत का विश्व में 34वां नंबर पे है। तो ये कृषि निर्यात की चुनौती है और वर्तमान में कृषि निर्यात को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। इसको लेकर के भी सरकार तरह तरह के कार्य कर रही है। इंटरनेट मीडिया से के जरिए युवाओं को जोड़ रहे आतंकी संगठन। देखिए, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का क्या यूज हो सकता है? सोशल मीडिया के 5 सकारात्मक यूज, 5 नकारात्मक यूज आप लोग लिख के रखिएगा। ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी में ऐसे पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के 5 नकारात्मक पॉइंट में एक पॉइंट इसको जरूर कीजिएगा कि आतंकवादी संगठन युवाओं को आज सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ने का काम कर रही है। हमने देखा है कि किस तरह से केरला में कई सारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे हैं, वो आईएएस के आतंकवादी बनने के लिए वो लोग चले गए। तो आखिर केरला में रह करके वो लोग आईएसआईएस से कैसे जुड़ा हुआ उनका? तो सोशल मीडिया के माध्यम से। अदर स्टेट में भी अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी अपने पांव पसारने का कार्य कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि सोशल मीडिया जो आतंकवादी यूज कर रहा है उस पर निगरानी रखने की हमें ज़रूरत है, कि ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद या चरमपंथ नहीं फैले देश में। बिहार में फरवरी 2001 के बाद पैदा होने वाले को नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। एक बार देख सकते हैं, किसान सम्मान निधि के बारे में आप सभी को ज्ञात है कि 2000 रुपये मिलता है प्रत्येक 4 महीने पे, और 1 साल में 6000 रुपये किसानों को दिया जाता है। बाकी इस पर डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, चूँकि कई बार हमने इस टॉपिक पे चर्चा किया है। इम्पॉर्टेंट यही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और यहाँ का आज का न्यूज़ है कि फरवरी 2001 में जिसका जन्म हुआ, उसके बाद जिसका जन्म हुआ, उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। दोस्तों, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, इसको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मुद्दा पे कई सारा आपको डाटा मिल जाएगा और ये डाटा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लग रहा है कि इस बार मेंस पर्सपेक्टिव में या इंटरव्यू में भी इनफैक्ट प्लास्टिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्लास्टिक को बैन करने की सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है और 1 जुलाई 2022 से भारत में प्लास्टिक बैन हो चुका है। तो इसलिए प्लास्टिक से संबंधित जितना इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोग गैदर कीजिएगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको आज के मुद्दा में मिल जाएगा। इसलिए आपको इसको डिटेल में पढ़िएगा आप लोग, कई सारा डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एडिटोरियल में एक एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जो ये है, इसको मैं डिटेल से डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले एनपीए पे हम लोग चलते हैं कि एनपीए क्या है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या है?
तो एनपीए वो है कि जैसे आप लोन लेते हैं, आपको लोन का किस्त आज चुकाना मान लेते हैं। आज अगर आप नहीं चुकाते हैं तो फिर नेक्स्ट महीना आप जो है फाइन देकर चुकाएंगे, तब भी नहीं चुकाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट महीना चुकाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट महीना चुकाएंगे। तो लगातार 90 दिन तक अगर लोन का कोई भी किस्त आप नहीं चुकाते हैं तो उसे एनपीए कहा जाता है। 90 दिन तक लगातार कोई लोन का अमाउंट नहीं चुकाते हैं तो उसे कहा जाता है एनपीए। और सरकार ने जब एनपीए की समस्या बढ़ रही थी तो सरकार ने स्पेशल मेंशन अकाउंट चर्चा किया था। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। इसका मतलब ये था कि 0 से लेकर के 30 दिन तक अगर लोन नहीं चुकाते, लोन चुकाने का डेट आज का है, आज से लेकर के 30 दिन तक नहीं चुकाइएगा तो आपके अकाउंट को स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में रखा जाएगा। स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 उसको रखा गया जो अगर 31 दिन से लेकर के 60 दिन तक ऋण नहीं चुकाया, और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 उसमें रखा जाएगा जहां 61 दिन से लेकर के 90 दिन तक ऋण नहीं चुकाया, और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 के बाद सीधे वो एनपीए में तब्दील हो जाता है, एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट को लेकर के भी आई थिंक मैं चर्चा इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि ये टॉपिक पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पीटी में। बैंकिंग फ्रॉड की देश में समस्याएं बढ़ रही हैं और 2 बैंकिंग फ्रॉड की चर्चा मैं जरूर आपके साथ करना चाहूँगा जो पेपर में दिया हुआ है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिस पे 35,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड का आरोप लगा हुआ, और एबीजी सीपीआर जिस पे 23,000 करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड का आरोप लगा है। ऐसा माना जाता है कि डीएचएफएल जो 35,000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड की है, इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड में एक है। दिसंबर 2021 में आरबीआई द्वारा जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021। अब देखिए पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और इसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि दिसंबर 2022 में, यहाँ पे 21 नहीं है, यहाँ पे 22 है, दिसंबर 2022 में एनपीए 10% तक बढ़ सकती है। डिलाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% एनपीए इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्ज की वसूली पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। बैंक कर्ज देती है लेकिन वसूली पे ध्यान नहीं देती है, इसलिए 40% एनपीए हो रहा है। और 20% एनपीए इसलिए हो रहा है कि कर्ज देते समय जरूरी औपचारिकता का अनुपालन नहीं किया जाता है। जो लोन अगर आप देते हैं किसी को, किसी संस्था को देते हैं या किसी व्यक्ति को देते हैं, तो लोन के एवज में आपको मॉर्गेज लेना होता है, आपको संपत्ति का पेपर लेना होता है जो आप नहीं लेते हैं। तो 40% एनपीए का कारण है कि कर्ज वसूली पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और 20% एनपीए का कारण है कि कर्ज देते समय जो जरूरी औपचारिकता है उस जरूरी औपचारिकता का अनुपालन नहीं किया जाता है। साथ ही साथ एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 रुपये में 70 रुपये कर्ज डूब रहे हैं बिजनेसमैन के। बड़े बड़े उद्योग को जो कर्ज देती है बैंकिंग, उस बैंक मान लीजिए 100 रुपये का कर्ज देती है तो उसमें 70 रुपये डूब रहा है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह को लोन देती है बैंक, और 100 रुपये में महज 4 रुपये डूब रहा है जो आम आदमी को बैंक कर्ज देती है। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी से आसानी से कर्ज का वसूली कर लेती है बैंक, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन से आसानी से कर्ज का वसूली नहीं कर पाती है बैंक। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ये सब डाटा आपको पेपर में ही मिलेगा, इसलिए पेपर को पढ़ना चाहिए। और ये मैं जो लिखा हूँ कहीं और से नहीं लिखा हूँ, आज का पेपर पढ़िए, इसी में से कुछ पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। अब कर्ज देने का समाधान क्या है? ये जो बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है इसका समाधान क्या है? तो सबसे पहला समाधान यह है कि कर्ज देते समय सतर्कता का अनुपालन कीजिए। कर्ज देते समय जरूरी औपचारिकता का अनुपालन कीजिए। कर्ज देते समय एक एक डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कीजिए। कर्ज देते समय आपको जो भी उनसे मॉर्गेज लेना है या प्रॉपर्टी का पेपर लेना है, सभी चीज़ को लीजिए और सबको जा करके पहले चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगर कोई उद्योग आपसे 1 करोड़ रुपए का लोन लेना चाहता है तो आपको एक पेपर दिया अपने प्रॉपर्टी का, और उस पेपर को आप जाकर के वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे जाकर के वेरीफाई कीजिए कि वो पेपर जो दिया है वो सही है या नहीं सही है। तो निश्चित औपचारिकता का अनुपालन होना चाहिए कर्ज देते समय।
दूसरा है कि बेड बैंक का गठन किया जाना चाहिए। अब बेड बैंक क्या होता है मैं डिटेल से यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बेड बैंक भी एक कॉन्सेप्ट आया था जिसका उद्देश्य था कि बैंकिंग बैलेंस शीट को क्लियर करना। तीसरा देखिए फॉरेंसिक ऑडिट करवाना। नॉर्मली मैगजीन वगैरह जो पढ़िएगा इस तरह का शब्द आपको वहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता, जो पेपर में यूज हो रहा है फॉरेंसिक ऑडिट, ये काफ़ी इम्फेटिक शब्द है। जब मेंस में आप इस चीज़ को लिखिएगा कि कर्ज का समाधान क्या हो सकता है या एनपीए का समाधान क्या हो सकता है, उसमें अगर आप फॉरेंसिक ऑडिट को आप इंक्लूड कीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। तो राइटर का कहना है कि फॉरेंसिक ऑडिट करना चाहिए, ऑडिट तो करना ही चाहिए, उसका फॉरेंसिक ऑडिट करना चाहिए। वित्तीय लेन देन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये भी राइटर ने समाधान दिया है कि बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ये भी कर सकती है। तो इस तरह से कुछ एक्शन की चर्चा किया गया है इस एडिटोरियल में जो सरकार को उठाना चाहिए। बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए ये आवश्यक कदम है, सरकार को इसे उठाना चाहिए। एडिटोरियल अगर अच्छा है तो उसे पढ़ने से एक क्लैरिटी आती है। एडिटोरियल में क्या होता है कि एडिटोरियल बेस्ट एडिटोरियल वो होता है जहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो समस्या के बारे में भी जिक्र होता है और समस्या के तीन चार जो पर्सपेक्टिव हैं उसके बारे में जिक्र होता है और समाधान के भी 3-4 पर्सपेक्टिव के बारे में जिक्र होता है। तो एडिटोरियल पढ़ने का मतलब यही है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ें तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ करके अगर वो टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो पढ़िए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। और जब आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए वहाँ से किसी टॉपिक के बारे में 3-4 प्लस पॉइंट निकाल लेने का, 3-4 माइनस पॉइंट निकाल लेने का और साथ ही साथ 3-4 उसका समाधान निकाल लेने का या 3-4 सुझाव निकाल लेने का। तो ये आपको करना होगा। ये धीरे धीरे आपको सीखेंगे, इस पर धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर क्लियर होगी कि किस तरह से हम किसी टॉपिक से कुछ पॉइंट को ग्रैप्स कर सकते हैं। अब देखिए ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। भारत रूस संबंध को लेकर के इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा डाटा दिया हुआ, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इस पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया रशिया रिलेशन पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इस पर कुछ अच्छा और इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है जिसको आप लोग कोट कर सकते हैं। सितंबर से पहले जारी होगी 5 वर्षीय व्यापार नीति। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी है एफटीपी है, एफटीपी से कहा जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये 2015 में आया था और 5 साल के लिए आया था, तो 2015 से 20 तक के लिए आया था। 31 मार्च 2020 को ये समाप्त होने वाला था। उसके बाद सरकार नई एफटीपी लाने वाली थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाने वाली थी, विदेश व्यापार नीति लाने वाली थी। उसी समय में कोरोना आ गया तो सरकार इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया और सरकार इसको एक्सटेंड कर दिया था 31 मार्च 2021 तक के लिए। 2021 में भी कोरोना की कंडीशन रहा तो इसको फिर से एक्सटेंड करके सितंबर 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब सितंबर 2022 आने वाला तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2022 से 27 जल्दी से जल्दी लाए, उसे क्रियान्वित करें। विदेश व्यापार नीति के तहत सरकार कई सारे छूट देती है। जो लोग फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होता है, जो व्यापारी हमारे यहाँ होते हैं, उसको विशेष तरह का छूट दिया जाता है ताकि भारत के व्यापार को अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके। और आपसे अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के बारे में ही पूछा जाए कि 2015 से 20 का क्या अचीवमेंट है, तो आप इसको कह सकते हैं कि हमारा जिस तरह से ट्रेड बढ़ा है, 400 बिलियन डॉलर से अधिक हमने वस्तु का निर्यात किया, तो उसके पीछे कहीं न कहीं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 भी कार्यरत रहा है, उसके पीछे रहा है। इसी ट्रेड नीति के बदौलत हमने वस्तु का निर्यात, सिर्फ वस्तु का निर्यात 400 बिलियन डॉलर से अधिक किया है और सेवा के निर्यात की मैं बात करूं तो 150 बिलियन डॉलर से अधिक सेवा का निर्यात भारत ने किया। तो ये सब अचीवमेंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 का। एनपीए को लेकर के यहाँ चर्चा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। एनपीए को लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। रूस का यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत पे कब्जा, ऑलरेडी कब्जा हो गया, हमने देखा भी है। मैप देख लीजिएगा लुहांस्क प्रांत का।
भारत ने नेपाल को भेंट की 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस। देखिए, इंडिया नेपाल रिलेशन को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं या इंडिया नेपाल रिलेशन में अगर नोट्स बनाया है तो इस पॉइंट को भी जाकर के नोट कर लीजिएगा। एक सकारात्मक संदर्भ के तौर पे इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी भारत नेपाल में क्या क्या कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेपाल के डेवलपमेंट के लिए भारत क्या क्या कर रहा है और नेपाल भारत संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। लंदन से इसी सप्ताह वापस लाई जाएगी योगिनी की मूर्ति। ये योगिनी की मूर्ति है, बकरी के शिवाली योगिनी की मूर्ति है और इसे 40 वर्ष के बाद लंदन से वापस लाया जाएगा। तो इस तरह से कुछ मूर्ति जो इम्पोर्टेंट मूर्ति जो इंडिया रिटर्न हुआ, चाहे कनाडा से रिटर्न हुआ है, चाहे अमेरिका से रिटर्न हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न हुआ या ब्रिटेन से रिटर्न हुआ, उसको बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता। भारतीय नौसेना के 2 पोत ने किया श्रीलंका का दौरा। सह्याद्री और कदमत। तो ये 2 पोत हैं जिन्होंने सिंगापुर का दौरा किया। दोस्तों, एक बार इसको देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति के संबंध में यहाँ पे चर्चा है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। टी कोशिकाएं सिखाती है रोगों से लड़ने की कला। कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा है। टी कोशिका जो काम करती है उसका काम होता है रोगों से लड़ना, तो रोगों से लड़ने का काम करती है टी कोशिका। दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो के शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि जो मैं डिस्कस करता हूं, कुछ जो नोट्स बना के मैं रखता हूं, उसका पीडीएफ कई सारे लोगों की मांग है कि उसका पीडीएफ दें। तो ये जो नोट्स मैं बनाता हूँ, एक तो अनसिस्टमेटिक नोट्स मैं बनाता हूँ। ये किसी टॉपिक को, जैसे मान लीजिए एनपीए पे मुझे डिस्कस करना था, तो उस एनपीए को समझाने के लिए कुछ पॉइंट मैं लिख कर रखता हूँ ताकि वहाँ पे एनपीए को ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये अनसिस्टमेटिक है। दूसरा ये है कि मैं सिंगल अभी काम करता हूँ, अकेले काम करता हूँ। विजडम एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं ही काम करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। समय निकालना मेरे लिए काफ़ी टफ है और उसका पीडीएफ बनाना, तो ये काफ़ी टफ प्रोसेस फिलहाल मेरे लिए है। तो फिलहाल मैं अभी आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद उसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। हाँ, जब ये टीम बड़ी होगी, विजडम एजुकेशन की टीम बड़ी होगी, तब मैं ये नोट्स देना शुरू करूँगा। अभी मेरे लिए फ़िलहाल समय निकालना काफ़ी टफ है कि मैं इसके बाद भी मान लीजिए समय निकाल करके फिर उसका पीडीएफ बनाऊँ, तो ये सब काफ़ी टफ प्रोसेस मेरे लिए फ़िलहाल है, तो मैं इसलिए उसको प्रोवाइड अभी नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो अगर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित वीडियो बना दीजिए, जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर के मुझे वीडियो बनाना है। कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित वीडियो बनाना, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसी तरह से कोई इशू पे अगर आपको दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होती है या आपको लगता है कि किसी इशू के बारे में मुझे जानना चाहिए, तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि इस इशू के बारे में आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा समय निकाल करके उस पर सेपरेट वीडियो मैं बना दूं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।